नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आधुनिक भारत इतिहास के एक विस्तृत टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इतिहास रहेगा। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें आईएएस की परीक्षा, पीसीएस परीक्षा और अन्य परीक्षाएं जो होती रहती हैं, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में 1885 ईस्वी में पहली घटना पर चर्चा करेंगे, जो कि होती है कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम महोदय, जो कि अंग्रेजी सरकारी अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। उस समय कांग्रेस के जो वायसराय थे, इनका नाम भी जान लीजिए, डफरिन महोदय थे। डफरिन कांग्रेस के वायसराय थे। इनके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय कहते हैं कि यह एक सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी, अर्थात अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी वॉल की आवश्यकता थी, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करके किया। कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह भी रहा था कि एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना होनी चाहिए, जो कि लोगों की भावना, लोगों के विचारों, लोगों की जो मांग है, उसको सरकार तक पहुंचा सके। एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना होनी चाहिए, यह भी एक विचार सामने उभर के आया था। तो अखिल भारतीय संस्था के रूप में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई, जिसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी महोदय इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसका पहला अधिवेशन आप सभी जानते हैं कहां होता है। यह होता है बंबई में। पहले यह अधिवेशन पूना में होने वाला था, जहां प्लेग फैलने के कारण इसका अधिवेशन टाल दिया गया। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन होता है, जो कि बंबई में स्थित है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां इसका पहला अधिवेशन होता है। कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस पर सबसे पहले उदारवादियों का वर्चस्व रहा था। उदारवादी क्या थे? उदारवादी उदार स्वभाव के थे। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति यह उदार स्वभाव था इनका, अर्थात यह अंग्रेजों को भारत का हितकर मानते थे। इनका यह विश्वास था कि अंग्रेजों को जैसे हम विचार व्यक्त करेंगे, जो हम अपनी मांगों को अंग्रेजों के पास ले जाएंगे, प्रतिवेदन के माध्यम से, लिखित रूप से, तो अंग्रेज हमारी जब विचारों को सुनेंगे, हमारी मांगों को सुनेंगे, हमारी डिमांड को सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमको वह अधिकार देंगे। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे। उनका यह मानना था कि पश्चिमी शिक्षा सभ्यता भी हमें अपनानी चाहिए, इस शिक्षा को हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो इनसे प्रेरित होने के कारण, अंग्रेजों की इन भावना से प्रेरित होने के कारण, उदारवादी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। इनका जो क्रूर रवैया, जो दमनात्मक रवैया होना चाहिए था एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, वह इनका ना था, एक स्वामी भक्ति की भावना थी। अब उदारवादी की कार्यप्रणाली कैसी थी? जो कांग्रेस के अधिवेशन होता था साल में एक बार, तो उस अधिवेशन में भाषण के माध्यम से, प्रतिवेदनों के माध्यम से, लिखित प्रतिवेदनों के माध्यम से अपनी मांगों को, अपनी डिमांडों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। तो एक यह ऐसी संस्था बन के रह गई, जो कि अंग्रेजों की पक्षधर और पढ़े लिखे लोगों का समूह, पढ़े लिखे लोगों का समूह बन के रह गया। पढ़े लिखे लोगों का समूह, अर्थात इस संस्था में जो सदस्य बनाए गए थे वह पढ़े लिखे थे, स्नातक वर्ग के थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के 78 स्नातकों को पत्र लिखा था ए ओ ह्यूम के द्वारा। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके, शिक्षित वर्ग को जोड़कर इस संस्था की स्थापना की गई थी। अर्थात इस संस्था में अखिल भारतीय स्तर के लोगों का समावेश नहीं था, जिसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, स्त्री वर्ग हो गया। वहीं जो
अशिक्षित वर्ग हैं, परंतु बुद्धिमान है, उन वर्ग को भी छोड़ दिया गया था। केवल यह एक पढ़े लिखे लोगों का समूह बन के रह गया था प्रारंभिक अवस्था में। तो उदारवादी चरित्र धीरे धीरे अंग्रेजों का जो वास्तविक चरित्र लोगों को समझ में आया। तो जब दूसरा काल चालू होता है, 1905 तक काल रहता है उदारवादियों का, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक यह उदारवादी काल कहलाता है। 1905 से 1917 का काल जो है यह उग्रवादी काल कहलाता है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी लोगों का बोलबाला था। उग्रवादी समझ गए थे कि भिक्षावृत्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है, अंग्रेज मांगने से कुछ नहीं देंगे, इसको आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार करके हम स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। तो उग्रवादी ने उदारवादियों की नीतियों को खारिज कर दिया और गतिरोध के माध्यम से सांविधिक गतिरोध, अंग्रेजी शासन में गतिरोध उत्पन्न करने के माध्यम से इन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की बात की गई थी, वह कलकत्ता के साथ साथ पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से स्वराज की स्थापना की बात करने लग गए उग्रवादी लोग। तो उग्रवादी जो काल था वह 1905 से 1917 का काल था। इसी समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर्जन महोदय के द्वारा कर दिया गया। 1905 में 16 अक्टूबर का दिन था। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन महोदय, कौन, उस समय वायसराय कर्जन महोदय द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। क्यों बंगाल को दो भागों में बांटा गया? क्योंकि बंगाल एक राजनीतिक चेतना का केंद्र बनता जा रहा था। राजनीतिक विचार बहुत प्रस्फुटित होते जा रहे थे। अंग्रेज देखने लगे कि अगर राजनीतिक केंद्र बंगाल अगर विद्रोह कर देता है तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा हिस्सा, अंग्रेजी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों से कट जाएगा और अंग्रेजी शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। कारण क्या है? अंग्रेज इतना डर गए कि इन्हें बंगाल का विभाजन करना पड़ गया। बंगाल एक बहुत विशाल क्षेत्र को धारण करता था। बंगाल में कई प्रांत थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आधुनिक जो आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा देखते हैं वो बंगाल का हिस्सा था। वहीं असम का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा भी बंगाल में, कुछ हिस्सा बंगाल में आता था। तो यहाँ की जनसंख्या 8 करोड़ से ऊपर भी थी। तो अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक भौगोलिक विस्तार को देखते हुए अगर यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक चेतना का केंद्र बन गया और यह आंदोलन के रूप में सामने आ गया तो अंग्रेजी शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अतः राजनीतिक कारणों से बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया गया, जो कि अंग्रेज कहते थे कि हमने यह विभाजन प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर किया है, यहाँ प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए हमने बंगाल को दो भागों में कर दिया। एक पूर्वी बंगाल कर दिया गया, एक पश्चिम बंगाल कर दिया गया। तो यह जो विभाजन है धार्मिक रूप से भी कहा जा सकता है कि धर्म का विभाजन किया गया। हिंदू मुस्लिम को बांटा गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम एरिया, बंगाल हिंदू एरिया, ऐसा बांट के अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता में कुठाराघात किया। तो यह एक धार्मिक आधार पर भी बंगाल का विभाजन किया जाता है। तो बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है जिसको कलकत्ता का अधिवेशन बोलते हैं। कलकत्ता का अधिवेशन जो होता है उसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी। कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ करने की बात की जाती है कि देश में कलकत्ता में जहां बंगाल का विभाजन किया गया है वहां स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा। स्वदेशी को अपनाना और बहिष्कार करना अंग्रेजी सामानों का, अंग्रेजी पदवी का, अंग्रेजी सरकारी पद हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी जो न्यायालय हैं, उन सब का बहिष्कार करना और स्वदेशी को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, इस तरह की बात की गई थी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में। क्योंकि उदारवादी भी समझ गए थे कि अंग्रेज भारतीयों की बात मानने वाले नहीं हैं। तो उदारवादी और उग्रवादी इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को
चलाने के लिए मतभेद की स्थिति में आ गए थे। उदारवादी चाहते थे कि यह जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो चल रहा है वह कलकत्ता तक सीमित रहे, लेकिन उग्रवादी ऐसा नहीं चाहते थे। उग्रवादी नेता चाहते थे कि बंगाल के साथ यह पूरे भारत में फैले और यह आंदोलन इतना विशाल हो जाए कि अंग्रेज भारत को स्वराज दे दे। आंदोलन जब बढ़ जाएगा, एक साथ पूरा अखिल भारतीय स्तर पर जब आंदोलन होगा तो अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी, ऐसा मानना था उग्रवादी की। लेकिन उदारवादी उसे केवल बंगाल में ही रखना चाहते थे, तो इस बात का विरोध भी था दोनों के बीच में। तो इस आंदोलन में दो विशाल सभाएं हुई थी। एक हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, एस एन बनर्जी को, कि वह अपनी सिविल सेवा परीक्षा को उन्होंने त्याग दिया था, उनको हटा दिया गया था। वैसे तो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी नेतृत्व में एक विशाल जनसभा होती है जो कि 75,000 लोग, एस एन बनर्जी 75,000 लोग उस जनसभा में आते हैं। 75,000, 75,000। वहीं आनंद मोहन बोस की एक जनसभा होती है, आनंद मोहन बोस, इसमें 60,000 लोगों का जमावड़ा रहता है। इससे पहले इतने लोग किसी भी आंदोलन, किसी भी सभा में इकट्ठित नहीं हुए थे। यह पहला आंदोलन था जो इतने लोगों को एक साथ इस आंदोलन को जो में आता है, इस जनसभा में सम्मिलित होते हैं। इससे पहले इतने अधिक लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हुए थे। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय यह काम होता है। बंगाल विभाजन के समय राखी संगीत मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राखी संगीत अर्थात जो हिंदू महिलाएं हैं उनके द्वारा धार्मिक सौहार्द, धार्मिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए मुसलमान भाइयों को राखी बांधती हैं, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया जाता है। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाए। वहीं यह राखी बांधकर यह दिखाया गया अंग्रेजों को कि हम एक हैं, हम बटे हुए नहीं हैं। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने यहां बहुत बेहतरीन काम किया। अमार सोनार बंगला का एक गीत दिया जो कि बांग्लादेश का गीत बनता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है, अमार सोनार बंगला। तो यह हुई बातें बंगाल विभाजन की। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, अब बंगाल विभाजन 1911 में कैंसिल हो जाता है, उसकी बात आगे करेंगे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो काफी आंदोलन हुआ। यह सब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। फिर 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, आईएनसी का सूरत का अधिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। कांग्रेस में पहले से मतभेद था। क्या मतभेद था? कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कलकत्ता में ही रखना है, यह उदारवादी कह रहे थे। वहीं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को कलकत्ता के अलावा देश के अन्य भागों में भी फैलाना है, यह कह रहे थे उग्रवादी लोग। इस बात में तो मतभेद था, लेकिन यहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए भी मतभेद आ गया। उदारवादी अपना नेता बनाना चाहते थे और उग्रवादी अपना नेता बनाना चाहते थे। इस बात में मतभेद हो गया। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, वहां पर उग्रवादी और उदारवादी दोनों कांग्रेस में फूट बढ़ जाती है। उदारवादी उग्रवादियों को हटा देते हैं। उग्रवादी कांग्रेस से हट जाते हैं। कांग्रेस की दो फूट हो जाती है। कांग्रेस पर इस समय उदारवादियों का वर्चस्व हो जाता है और रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? उदारवादी रास बिहारी बोस महोदय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। सूरत अधिवेशन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है? रास बिहारी बोस कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कांग्रेस की फूट हो जाती है 1907 में सूरत में, तो यह कांग्रेस की फूट हो जाती है। वहीं धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो फिर 1911 का समय आ जाता है। 1911 के समय बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। महारानी की घोषणा, जो कि लॉर्ड हार्डिंग पढ़ के सुनाते हैं। हार्डिंग महोदय भारत के वायसराय रहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। यह महारानी की घोषणा, इंग्लैंड की जो महारानी है उनकी घोषणा पढ़ के सुनाते हैं। उसमें यह साफ कर दिया गया
कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसको रद्द कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। वहीं जो कलकत्ता राजधानी थी भारत की, उसको अब दिल्ली ट्रांसफर करने की बात की गई थी, जो कि 1912 में ट्रांसफर हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई। कौन? राजधानी भारत की, याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली यह 1912 में ट्रांसफर हुई थी लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा के बाद। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, जो बांट दिया गया है वो रद्द होता है। तो ये दो घोषणा हो जाती है। अब कांग्रेस में धीरे धीरे आगे का काम स्थापित चलता है। आगे क्या होता है? आगे 1916 में आ जाते हैं हम लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लखनऊ में होता है यह अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है यह भी जान लीजिए। अंबिका चरण मजूमदार महोदय करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण महोदय के द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। 1909 का एक मार्ले मिंटो सुधार का नाम सुना होगा आपने। इस मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? मुसलमानों को दे दिया गया था पृथक निर्वाचक मंडल, अर्थात मुसलमान उम्मीदवार का चुनाव मुसलमान कैंडिडेट ही करेगा, मुसलमान वोटर ही करेगा। पृथक निर्वाचक मंडल मिंटो मार्ले सुधार द्वारा दे दिया गया। इस मिंटो मार्ले सुधार के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया, बांटो राज करो की नीति का प्रचार प्रसार किया। तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 को कांग्रेस ने मान्यता कब दे दी? 1916 के अधिवेशन में। कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में मार्ले मिंटो सुधार, जो कि पृथक निर्वाचक मंडल है, इसको मान्यता दे दी। यह कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जो कि धीरे धीरे भारत का विभाजन का कारण भी बनती है। भारत का विभाजन का कारण मिंटो मार्ले सुधार तो है ही है, वहीं 1916 में कांग्रेस द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई। वहीं लखनऊ अधिवेशन की दूसरी मुख्य बात क्या थी? जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में, वह विभाजन दो भागों में हो गया था, उदारवादी और उग्रवादी में। तो 1916 के अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक महोदय के अथिक प्रयास से, इन दोनों के अथिक प्रयास से उग्रवादी और उदारवादी एक हो गए। कांग्रेस में उग्रवादियों को ले लिया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल महोदय गांधी जी से मुलाकात करते हैं, गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गांधी जी का वहां पे चंपारण आंदोलन होता है, उसे बाद में पढ़ेंगे। तो 1916 के अधिवेशन की बात हो गई। 1916 में दो पार्टियों का गठन हुआ था। पार्टी एक ही है, दो व्यक्तियों के द्वारा गठन किया गया। एक है तिलक महोदय, तिलक, दूसरा एनी बेसेंट और तिलक महोदय द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अप्रैल में तिलक ने की थी और सितंबर महीने में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो तिलक महोदय और एनी बेसेंट के प्रयास से होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1916 में। यह इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। वहीं अब 1916 के बाद 1917 गांधी जी का चरण आ जाता है कांग्रेस पर। गांधीवाद का प्रभाव 1917 से 1947 तक का इतिहास हमको पढ़ना है, जो कि गांधीवादी चरण कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गांधीवादी चिंतन, गांधीवादी विचारों का प्रभाव रहा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं, 21 वर्ष बिताने के बाद विदेश में, दक्षिण अफ्रीका में। 1915 ईस्वी में आते हैं और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वह एक साल शांत होकर पूरे देश का भ्रमण करते हैं, राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं 1916 में जो अधिवेशन होता है, वहां राजकुमार शुक्ल के कहने पर वह चंपारण आने के लिए बाधित हो जाते हैं। 1917 में चंपारण आके वह चंपारण आंदोलन करते हैं, बिहार की जगह है।
चंपारण में क्या स्थिति रहती है, 3 कठिया व्यवस्था होती है, जिसमें जो नील हैं, नील की खेती करने वाले हैं, खेत हैं, उनको 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था चंपारण में। तो यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी शरीक होते हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पर, और इस आंदोलन को सफल बनाते हैं गांधी जी 1917 का चंपारण आंदोलन। तो 3 कठिया व्यवस्था में नील बाग मालिकों के जो शोषण हो रहा है नील किसानों पर, उसमें गांधी जी के बहुत सफलता मिलती है। जब यह चंपारण पहुंचते हैं तो गांधी जी को वहां के मजिस्ट्रेट, चंपारण के मजिस्ट्रेट रोक देते हैं, आने से रोक देते हैं। गांधी जी फिर कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपने मुझे रोका है लेकिन मैं यहाँ आके रहूंगा। वो वहां जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि अंग्रेज शीर्ष अधिकारी का विरोध करने की साहस किसी भी व्यक्ति में नहीं थी। गांधी जी ने उनका विरोध किया तो लोगों में एक उत्साह की भावना हुई और उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि ये हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम इस आंदोलन को तो सफल करेंगे ही और देश की आज़ादी में भी इनके नेतृत्व को लेंगे। तो गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और इनको सफलता मिलती है। वहीं 1918 में वह दूसरा आंदोलन करते हैं, जिसे कहते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा नहीं, सॉरी, अहमदाबाद का आंदोलन है वो, हाँ खेड़ा। 1918 में ही एक और आंदोलन होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो पहले आंदोलन में खेड़ा आंदोलन जो है 1918 का खेड़ा आंदोलन, इसमें किसानों के कहने पर गांधी जी खेड़ा जाते हैं। किसानों का मुख्य मुद्दा यह था कि खड़ी फसल का विनाश होने के बावजूद अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लगान कम नहीं की गई थी, लगान पूरी वसूल की जा रही थी। किसान की फसल पूरी समाप्त हो गई थी, खराब हो गई थी, कुछ लाभ नहीं हुआ था, लेकिन लगान में किसी प्रकार की कटौती सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। तो किसानों के आह्वान करने पर 1918 में खेड़ा में गांधी जी द्वारा सफल आंदोलन किया जाता है। वहीं 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद में एक मिल था, वहां पर प्लेग फैल गया था अहमदाबाद में, और मजदूरों में प्लेग फैलने के बाद उन्हें जो बोनस दिया जा रहा था उसमें बाद में कटौती कर दी गई, प्लेग बोनस को कम कर दिया गया। अर्थात जब प्लेग खत्म हुआ तो मिल मालिक ने जो बोनस है उसे खत्म कर दिया। लेकिन किसी भी जो प्लेग महामारी का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है और मजदूर यह मांग कर रहे थे कि बीमारी का प्रभाव अभी है तो लोग प्लेग हमें दिया जाए, प्लेग बोनस हमें दिया जाए जो कि आप दे रहे थे। और मिल मालिक ने इस प्लेग जो बोनस है उसकी कटौती कर दी थी, उसको पूरा बंद करवा दिया था। तो गांधी जी इसे 35% देने की बात कर रहे थे, 35% प्लेग बोनस दिया जाए, और मिल मालिक इसे 25% देने की बात कर रहे थे। गांधी जी इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। ये आप लोग याद रखना चाहिए कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में यह बैठे और 35% बोनस देने की इन्होंने डिमांड रखी। तो क्योंकि मिल मजदूर 25% बोनस देने की बात कर रहे थे, गांधी जी 35 पे अड़े रहे और इन्हें सफलता मिली। मिल मजदूर मालिकों को झुकना पड़ा और गांधी जी की यह 3 छोटे छोटे आंदोलन जो कि सफल साबित हुए, जो कि एक रास्ता देते हैं अखिल भारतीय आंदोलन चलाने का, जो कि 3 सफल आंदोलन के बाद लोगों में यह विश्वास होने लगा कि यह व्यक्ति जो महात्मा गांधी के रूप में हमारे सामने आया है, सफल आंदोलन चालू करता है, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन विदेश में चला चुका है। इन्होंने लोगों के हित के लिए विदेश में आंदोलन चलाए थे, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अतः गांधी जी के नेतृत्व में देश को स्वाधीन करने का आंदोलन चलाया जा सकता है। लोगों के मन में यह विश्वास होने लगा। 3 आंदोलन के उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत हो गए। अब 1919 ईस्वी में
1919 ईस्वी में एक एक्ट आ जाता है जिसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट, जो कि एक वकील, पेशे से वकील हैं और वकील के बाद यह जज बन जाते हैं। जज की पदवी में इनको एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इनकी समिति की सिफारिश के आधार पर एक एक्ट बना जो कि मुंह बंद करने वाला कानून था। क्यों यह मुंह बंद करने वाला कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया? इस कानून के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानवाधिकार के उल्लंघन करता था, उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता था। क्योंकि भारत में उस समय किसी प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं थे, फिर भी जो भी अधिकार रहे हों, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने कार्यवृत्ति करने का अधिकार, इस तरह के अधिकार भी अंग्रेजों ने भारतवासियों को नहीं दिए थे। तो रॉलेट एक्ट एक कड़ा कानून था जो कि अंग्रेजी राष्ट्रवादी नीतियों को दर्शाता है कि वह किस तरह भारत का शोषण करते थे। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध चल रहे विद्रोह को रोकने के लिए ऐसे एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ गई, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही कष्टकारी साबित हुआ। इस एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, और कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था इसका भी निर्धारण नहीं था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट का देश भर में विरोध हुआ। वहीं रॉलेट एक्ट के बाद फिर खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, जो कि एक मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा चालू किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में चालू हुआ था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग की चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट में यह कह दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। अगर वह बोलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए यह कानून लाए थे। आप समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सामूहिक रूप से, जनसभा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते थे। अगर ऐसी गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं तो अंग्रेज इसका विरोध, इसको इस कानून के माध्यम से रोकता था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की गई थी। पंजाब में जनरल डायर महोदय ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पर दो लोगों का नाम आता है। दो लोग, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन है? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो बहुत प्रमुख नेता थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया था। कहां पे? जलियांवाला बाग में। कई हजारों लोग वहां पे उपस्थित थे। कहते हैं कि काफी लोग वहां पे उस बाग में उपस्थित थे, जिसकी बाउंड्री चारों ओर से थी। बाग में घुसने का एक ही रास्ता था। तो जनरल डायर ने उस बाग को, उस गेट को चारों से घेर के गोलियां चलवा दी गई। सरकारी आंकड़ा बताता है 379 लोगों की मृत्यु हुई। परंतु कांग्रेस की जो जांच समिति है वह बताती है लगभग 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस गोलीकांड में 1000 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई थी, जबकि सरकार केवल 379 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था। मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन एक विरोध करने की तो बात है ये कि सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को बिना कारण बताए, बिना किसी विशेष परिस्थिति में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध करने के लिए जो लोगों का जमावड़ा लगा था, उसमें जनरल डायर महोदय, इनको आदेश दिया था माइकल ओ डायर महोदय द्वारा। किसने? माइकल ओ डायर महोदय ने जनरल डायर को आदेश दिया कि आप इस हत्याकांड में आगे बढ़िए,
इन्हें रोकिए, चाहे इसे आपको बंदूक का प्रयोग भी क्यों ना करना पड़े। कहा जाता है कि एक मुखबिर, भारतीय मुखबिर, इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए, हंसराज, भारतीय होने के बाद भी यह अंग्रेज बना रहा। इस हंसराज ने मुखबरी की थी। इसने सूचना जनरल डायर को दे दी थी। जनरल डायर ने इसकी सूचना के आधार पर वहां पुलिस वालों को भेजकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब खिलाफत आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि 1919 की ही घटना है, विशेष घटना है। मुसलमान संप्रदाय के जो तुर्की शासक होता था, वह मुसलमान संप्रदाय उस शासक को खलीफा मानता था, उसको विशेष मान्यता देता था तुर्की शासक को। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह डेट है 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन के नेता आप लोग याद कर लीजिए, शौकत अली, मोहम्मद अली, ऐसे नेता खिलाफत आंदोलन के नेता थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य का जो शासक था, कौन था? तुर्की शासक, तुर्की साम्राज्य का जो शासक था, उस शासक को पूरे विश्व के मुसलमान भाई लोग उसे अपना खलीफा मानते थे। जब अंग्रेज और तुर्की के मध्य सेवरेस की संधि हुई, 1900 सेवरेस की संधि के माध्यम से अंग्रेज के बीच हुई थी, तुर्की और के बीच में तुर्की साम्राज्य को मान्यता देने की बात की गई थी। तुर्की सम्राट को भी मान्यता देने की बात की थी, परंतु जब विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो अंग्रेज इसको अपनी वादा खिलाफी करते हैं, इस संधि का उल्लंघन करते हैं। तुर्की साम्राज्य को नष्ट कर दिया जाता है एक तरह से। तो अंग्रेज इसका काफी विरोध करते हैं, वो मुसलमान अंग्रेजों का काफी विरोध करते हैं। इसी खिलाफत आंदोलन में, जो कि 1900 नवंबर महीने में इसका अधिवेशन होता है खिलाफत आंदोलन का, गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। गांधी जी जब इसके अध्यक्ष बनते हैं तो वो देखते हैं कि इस समय मुसलमान भाई लोग अंग्रेजों के काफी विरुद्ध में हैं। अगर हिंदू भी अगर इस आंदोलन में शरीक हो जाएं और एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाया जाए, उनके मन में भी विचार था कि एक अखिल भारतीय आंदोलन चला दिया जाए तो अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी और भारत को सफलता मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। गांधी जी का यह विचार था। तो इसी खिलाफत आंदोलन के अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी ने यह विचार रखा कि एक असहयोग आंदोलन चालू किया जाए, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लड़ा जाएगा। और इसकी अभिव्यक्ति यह होगी कि सही से यह आंदोलन चला अहिंसात्मक रूप से, तो 1 साल के अंदर भारत में आजादी प्राप्त होगी, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। गांधी जी का ऐसा विचार था। तो गांधी जी के इस प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को मान लेती है कौन? खिलाफत आंदोलन के नेताओं द्वारा मान लिया जाता है। फिर असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस कमेटी भी इसका अनुमोदन कर देती है। कांग्रेस कमेटी में इस बात को लेकर मत पड़ते हैं, मत विभाजन होता है। अधिकतर मत, अधिकांश मत, बहुमत समझिए से कांग्रेस अखिल भारतीय आंदोलन, जिसे कहते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन, 1920 के असहयोग आंदोलन में को चलाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती है। तो असहयोग आंदोलन चलाया जाता है 1920 ईस्वी में। इस को चलाने की तिथि है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन हमारे तिलक महोदय जी का निधन हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक महोदय का निधन हो जाता है और अगस्त महीने में ही असहयोग आंदोलन चालू किया जाता है। असहयोग अर्थात सहयोग न देना अंग्रेजों का, किसी भी कार्य में सहयोग न देना। वहीं स्वदेशी की बात भी इसमें थी, स्वदेशी को अपनाना, अंग्रेजों को हर चीज में असहयोग देना, उनका किसी प्रकार से सहायता ना करना, यह बात थी। स्वदेशी प्रचार के लिए जो स्वदेशी स्कूलों की स्थापना करना, स्वदेशी न्यायालयों की स्थापना करना, स्वदेशी वस्त्र पहनना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता लाना, इस आंदोलन का उद्देश्य रहा। क्योंकि गांधी जी के तीनों जो आंदोलन थे उसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता यह प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 है, इसमें भी आप देखेंगे। 1942 के आंदोलन में भी आप इसे देख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन में आत्मनिर्भर बनाने की बात, वहीं बहिष्कार की भी बात हो रही है।
बहुत से नेताओं ने अपनी वकील की पदवी, जो वकील बने थे न्यायालयों में, उसकी पदवी को छोड़ दिया गया। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए और पटेल महोदय हो गए, आसफ अली जी हो गए, टी प्रकाशम जी हो गए। इन सब महोदय द्वारा अपनी अपनी वकील, एडवोकेट की उपाधि छोड़ दी गई। वहीं शिक्षा का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी 1920 के असहयोग आंदोलन में। इसी आंदोलन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की बात की गई थी। तिलक स्वराज फंड आंदोलन को आगे चढ़ाने के लिए और चरखे का प्रयोग बढ़ाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इस फंड में 1 करोड़ रुपए की इकट्ठा हो गया था। 1 करोड़ रुपए उस जमाने में काफी होता है। चरखे बांटे गए थे, चरखों का वितरण हुआ था, जिसमें सूती के प्रयोग की बात की गई थी। गांधी जी को एक आंदोलन में किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि गांधी जी, आप सूती कपड़े पहनने की बात करते हैं, परंतु आप सूती नहीं पहनते हो, धोती नहीं पहनते हो। तो गांधी जी ने कहा, अब से मैं नहीं पहनूंगा, अब से मैं धोती में ही रहूंगा। तब से गांधी जी धोती में ही रहते हैं और सूती का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। 1922 में ये घटना हो जाती है। गांधी जी कहते थे इस आंदोलन को कि अगर यह आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चलता रहा तो अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी। अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यदि भारतीयों में हिंसा आ गई तो अंग्रेज उसे बहुत तेजी से विनाश करने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास धन की भी अधिकता है और बल की भी अधिकता है, हथियार की भी अधिकता है। भारतीयों के पास केवल अपना मनोबल है और लाठी है, कुछ नहीं है भारतीयों के पास। इसीलिए वह असहयोग आंदोलन चलाने की बात करते हैं, हिंसा का प्रयोग मना करते हैं। परंतु गोरखपुर में 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर जो हिंसात्मक घटना होती है, एक पुलिस स्टेशन, इसमें लगभग 20 से 25 लोग मौजूद थे, अंग्रेज पुलिस स्टेशन, उसमें भारतीय द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे उस स्टेशन को जला दिया जाता है और पूरा पुलिस स्टेशन जलने से वो लोग मर जाते हैं। तो ऐसी हिंसात्मक घटना को देखते हुए गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1922 में गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस आंदोलन को वापस लेने का उद्देश्य यह होता है कि यह एक हिंसात्मक रूप धारण करता है, इसका यह उद्देश्य था। गांधी जी यह मानते थे कि यदि कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चल रहा था, लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, परंतु सफलता आशाती सफलता नहीं मिल रही थी और लोगों में ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। तो गांधी जी का मानना यह था कि अगर ऊर्जा समाप्त हो गई लोगों में तो वह निराशा की भावना को जन्म देगी। उत्साहहीन व्यक्ति सफल नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर उत्साह ना हो, ऊर्जा ना हो। तो नई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन को बंद कर देना और कुछ समय के लिए ऊर्जा को प्राप्त करना, उस उत्साह को प्राप्त करना, उस एकता को प्राप्त करना जो हमने अभी खो दिया है, उसके लिए गांधी जी ठहर जाना चाहते थे। गांधी जी का मनोयोग यह कहता है। वहीं यदि यह आंदोलन सफल ना होता तो क्या परिणाम होते? गांधी जी ने कहा था कि अगर यह आंदोलन सही रूप से चला तो 1 साल के अंदर हमें सफलता मिलेगी। अगर गांधी जी कहते कि यह आंदोलन असफल हुआ गया है, हम सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो अगले आने वाले आंदोलन में किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग गांधी जी का सहयोग नहीं देते, क्योंकि वो सोचते कि यह आंदोलन फ्लॉप हो चुका है। वह एक हारे व्यक्ति, एक पराजय व्यक्ति का साथ नहीं देते। कौन ना देते? भारत की जनता ना देते। तो गांधी जी ने देखा कि यदि अभी इस आंदोलन को रोकेंगे नहीं तो धीरे धीरे हम लोग की हार होनी ही। अंग्रेज घुटना टेक नहीं रहे हैं, अंग्रेज अभी हार नहीं रहे हैं, तो हमें इस आंदोलन को अभी रोक देना है। अगर रोक देंगे तो आगे आने वाले आंदोलन के लिए हम फिर से एक नेतृत्व शैली के साथ लोगों को इकट्ठा करेंगे, राजनीतिक चेतना का संचार करेंगे। कई वर्ग जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं उसको भी आगे वाले आने वाले आंदोलन में सम्मिलित करेंगे। तो गांधी जी का यह विचार था, लेकिन इसका विरोध काफी हुआ। गांधी जी का विरोध हुआ कि आंदोलन काफी प्रखर स्थिति में भारतवर्ष में चल रहा था, काफी राजनीतिक उत्तेजना थी अंग्रेजों के खिलाफ, और गांधी जी द्वारा इस तरह आंदोलन को वापस लेना एक भूल
एक भूल है, एक निर्मम भूल है। तो गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। वहीं फिर गांधी जी ने इसको वापस लेकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 ईस्वी में CR दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। 1923 ईस्वी में CR दास, चित्तरंजन दास और नेहरू जी, कौन नेहरू? ML नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी, किसकी पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी यह मानती थी कि विधायिका का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। पहले विधायिका का बहिष्कार होता था। स्वराज पार्टी का यह मानना था कि विधायिका में हम चुनाव लड़के जाएं और अपनी मांगों को वहां पे रखें। विधायिका में जाने और वहां के सदस्य बनने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना ML नेहरू और CR दास के द्वारा की गई। अब आइए आगे का देखते हैं प्रक्रम। 1919 का अधिवेशन जो हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसकी समीक्षा के लिए 1919 में इसकी समीक्षा 29 में इसकी समीक्षा होनी थी। परंतु ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव सरकार थी उसने देखा कि चुनाव होने वाले हैं, अगर लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो भारतीयों के लिए उदारवादी नीति प्रस्तुत करेगी। इसको देखते हुए तो कंजर्वेटिव सरकार ने 1927 ईस्वी में ही एक कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसे कहते हैं साइमन कमीशन कहते हैं। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन विदेश में, इंग्लैंड में कर दिया गया और इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक प्रशासनिक सुधार के लिए यह कमीशन गठित किया गया था। भारत के लोगों के लिए कमीशन गठित किया गया था, परंतु इसमें भारतीय तो कोई था ही नहीं। तो जब साइमन कमीशन में कोई भारतीय व्यक्ति उपस्थित नहीं था और भारत के राजनीतिक प्रशासनिक विकास के लिए यह कमीशन गठित किया गया था, तो पूरे लगभग भारत के सभी दलों ने इसका विरोध किया। लगभग जिसने इसका समर्थन किया उनका नाम अंबेडकर है, यूनिस्ट पार्टी है। वहीं कांग्रेस, मुस्लिम लीग जैसी संस्था ने इसका काफी विरोध किया, क्योंकि इस विरोध करने का कारण यही था कि यह गोरे लोगों की संस्था है, इसमें कोई भारतीय सम्मिलित नहीं है। तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई, लेकिन यहां 1928 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1928 ईस्वी में। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसको हर जगह विरोध किया गया। लखनऊ में भी इसका काफी विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में कई लोगों को लाठियां पड़ी थी। लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत, लाला लाजपत, ML नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में लाठियां पड़ी थी। वहीं लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां पड़ गई कि उनकी मृत्यु ही हो गई साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में जहां जहां साइमन कमीशन जाते थे, काले झंडे दिखाए जाते थे। लखनऊ में पतंगबाजी के माध्यम से पतंग काट के पतंग में लिखा था अंग्रेज साइमन वापस जाओ। इसका काफी विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन का विरोध काफी हो गया, साइमन कमीशन का काफी विरोध हो गया, तो अंग्रेज विशेष सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, अंग्रेज विशेष सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी डाली। उन्होंने यह चुनौती दी कि भारत में कई दल हैं, कोई राजनीतिक एकता नहीं है, तो हम आपके लिए यह संविधान बनाकर दे रहे हैं, प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, राजनीतिक सुधार कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर आपको कहा गया कि आप अपना संविधान बना लीजिए, अपना सुधार कर लीजिए, तो आप में तो एकता ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम बटे हुए हैं, कई दल बटे हुए हैं। तो अगर आप अपना कोई संविधान बना सकें, अपनी कोई नीति बना सकें जिसमें सभी लोग एक मत हों, तो वह बना के दिखाइए। इस चुनौती को स्वीकार कर ली गई। कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें ML नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय ML नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मांग डोमिनियन स्टेट की थी। डोमिनियन स्टेट की मांग नेहरू रिपोर्ट की विशेष मांग है, जो कि विरोध की जाती है इन्हीं के पुत्र के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू के द्वारा विरोध कर दी गई। क्यों? क्योंकि यह चाहते थे पूर्ण स्वराज, स्वराज चाहते थे जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, और इनके पिताजी ने मांगा डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मांग लिया गया, तो इसमें विरोध हुआ युवा वर्ग के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि यह पूर्ण स्वराज मांगते थे। तो नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई, नेहरू रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई, कहा गया कि आप इसे 1 साल के अंदर लागू करवा दीजिए, अगर लागू नहीं करेंगे तो एक आंदोलन चलाया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने एक साल बीत गया और अंग्रेजों ने इसको नहीं माना। तो